नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र की। गिलगिट बाल्टिस्तान की विधानसभा ने पाकिस्तान सरकार से प्रांतीय दर्जे की मांग करने वाले संकल्प को अंगीकृत किया है। अनुमोदित संकल्प में प्रांतीय दर्जे की मांग के साथ साथ संसद और अन्य संवैधानिक निकायों में प्रतिनिधित्व की मांग भी शामिल है। वर्ष 2018 में पाकिस्तान सरकार ने एक गिलगिट बाल्टिस्तान आदेश पारित किया था, जिसका उद्देश्य गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने 5वें प्रांत के रूप में शामिल करना और इसे पाकिस्तान के शेष संघीय ढांचे के साथ एकीकृत करना था। पाकिस्तान के अन्य 4 प्रांत हैं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, पंजाब और सिंध। गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का हिस्सा था, लेकिन ये वर्ष 1947 में कबीलाई लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना द्वारा आक्रमण के बाद से पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। आइए अब आपको बताते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के महत्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सामरिक अवस्थिति की। गिलगिट बाल्टिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया और चीन के संपर्क बिंदु पर स्थित है। इस वजह से ये सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। बीते वर्ष में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का निर्माण हुआ है, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से गुजरता है और इस कारण यहाँ चीनी हस्तक्षेप भी बढ़ा है। वहीं अगर जल और ऊर्जा संसाधन की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर जैसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर गिलगिट बाल्टिस्तान में अवस्थित हैं। इसके अलावा सिंधु नदी भी गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरती है। ये क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन कश्मीर से 5 गुना अधिक बड़ा है। इससे पहले भारत अपना मत व्यक्त कर चुका है कि संपूर्ण जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान को अवैध रूप से और बलपूर्वक नियंत्रित किए गए क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि PMSSN के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। वित्त अधिनियम 2007 के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए PMSSN का एक विशेष कोष के रूप में सृजन किया गया है। वर्ष 2018-19 के बजट में पूर्ववर्ती 3% शिक्षा उपकर के स्थान पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर आरोपित किया गया है, ताकि ग्रामीण और निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त धन संग्रहित किया जा सके। अनुच्छेद 270 केंद्र को उपकर और अधिभार आरोपित करने की अनुमति प्रदान करता है। इसे केंद्र को राज्य सरकारों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। जहां उपकर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिरोपित किया जाता है, वहीं अधिभार या सरचार्ज करों पर लागू एक प्रकार का कर है। दोनों करों की प्रकृति अस्थायी होती है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की विशेषताओं की बात करें तो ये लोक लेखे में एक गैर व्यक्तिगत आरक्षित निधि यानी नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड होगी और इसका संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में प्राप्त होने वाली राशि को प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा। इनमें आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आदि शामिल हैं। निधि का उपयोग आपातकाल और आपदा संबंधी तैयारियों के लिए तथा भविष्य की किसी अन्य योजना के लिए भी किया जाएगा। इस निधि का लाभ ये है कि ये निर्धारित संसाधनों की उपलब्धता के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल तक बढ़ी हुई पहुंच के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करेगी कि इसके अंतर्गत प्राप्त राशि वित्त वर्ष के अंत में भी व्यपगत न हो। वर्ष 2008-9 से वर्ष 2019-20 तक भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% से 1.6% के बीच रहा है। अगली खबर कृषि क्षेत्र से संबंधित है। देश में औषधीय पादपों की कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत में औषधीय पादप हिमालय से लेकर समुद्री तथा मरुस्थलीय और वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं। भारत में 7000 से अधिक पादपों की प्रजातियों को औषधीय पादपों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। औषधीय पादपों के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 17% है। भारत अधिकांश तौर पर कच्ची जड़ी बूटियों के रूप में औषधीय पादपों का व्यापार करता है। आइए अब आपको बताते हैं औषधीय पादपों की कृषि की आवश्यकता क्यों है। भारत में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी उद्योग के कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औषधीय पादपों की आवश्यकता है। फसल विविधीकरण और निर्यात में वृद्धि के लिए
इसके अलावा भारी धातुओं और अन्य विषाक्त अशुद्धियों से मुक्त मानकीकृत उत्पादों की वैश्विक व्यापार संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आपको बता दें कि लगभग 95% आयुष उत्पाद पादप आधारित होते हैं। इसलिए कच्चे माल की वनों की बजाय कृषि से पूर्ति करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे वनों की कम क्षति होगी। आइए अब जानते हैं इस संबंध में किए गए उपाय। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना का औषधीय पादप घटक राज्यों के चयनित जिलों में चिन्हित संकुलों या क्षेत्रों में अधिमानित औषधीय पादपों की बाजार संचालित कृषि का समर्थन करता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, जो कि आयुष मंत्रालय के तहत है, ये औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना भी लागू कर रहा है। हर्बल कृषि को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं भारत में पाए जाने वाले औषधीय पादप। इसमें शामिल है आगर, गुग्गुल, सर्पगंधा, अर्चा, अशोक, कत्था, जीवंती, अश्वगंधा, गिलोय, अर्जुन, ईसबगोल, पिपल, तुलसी, आंवला, कपूर, तेजपत्ता, दालचीनी, बीजा, सदाबहार, ब्राह्मी, नीम, शतावरी, घृतकुमारी आदि। अगली खबर संचार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। दूरसंचार विभाग ने लाइसेंसिंग मानदंडों में संशोधन किया। ये मानदंड दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देशों पर आधारित हैं। ये निर्देश गैर मित्र देशों, विशेष रूप से चीन से नेटवर्क उपकरणों के आयात को नियंत्रित करने के लिए जारी दिसंबर 2020 में किए गए हैं। संशोधित मानदंड ऑपरेटरों के लिए केवल विश्वसनीय विक्रेताओं से उपकरण खरीदने को अनिवार्य बनाते हैं। ये मानदंड 15 जून 2021 से लागू होंगे। नए मानदंडों के अनुसार केंद्र को पद पर रहने वाले किसी प्राधिकारी के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए शर्तें आरोपित करने का अधिकार होगा। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक यानी NCSC इसके लिए एक पदाभेद अधिकारी होगा। NCSC उन उपकरणों की श्रेणियों को अधिसूचित करेगा जिनके लिए विश्वसनीय स्रोतों से संबंधित सुरक्षा अनिवार्यताएं लागू होती हैं। इन उपकरणों के लिए NCSC विश्वसनीय उत्पादों के साथ साथ विश्वसनीय स्रोतों को भी अधिसूचित करेगा। NCSC उन स्रोतों की सूची को भी अधिसूचित कर सकता है जहां से कोई खरीद नहीं की जाएगी। उन दूरसंचार उपकरणों जिन्हें विश्वसनीय उत्पाद के रूप में नामित नहीं किया गया है, इनका उपयोग करने वाले मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन के लिए NCSC की अनुमति आवश्यक है। ये कदम संभावित रूप से चीनी विक्रेताओं जैसे हुआवे और ZTE के लिए 5G तकनीक सहित भविष्य की दूरसंचार परियोजनाओं में भाग लेना और अधिक कठिन बना सकता है। अगली खबर गृह मंत्रालय से संबंधित है। वर्ष 2019 में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट से संबंधित मामलों की संख्या में 72% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ये डेटा लोकसभा में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। हालांकि वर्ष 2016 से वर्ष 2019 में UAPA के तहत दर्ज किए गए केवल 2.2% मामले ही न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि के तहत निपटाए गए थे। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अन्य विषयों के अतिरिक्त आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष प्रक्रियाएं प्रदान करता है। इस अधिनियम में वर्ष 2019 में संशोधन किया गया था। UAPA के तहत मामलों की जांच राज्य पुलिस और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा की जाती है। आइए अब इस अधिनियम के संशोधनों को तुलनात्मक रूप से समझते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें तो आतंकवादी के रूप में घोषित करने पर UAPA 1967 में किए गए प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती है, जबकि वर्ष 2019 में किए गए संशोधन के मुताबिक अब केंद्र सरकार किसी संगठन या व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित कर सकती है। यानी नए संशोधनों में व्यक्ति को भी जोड़ा गया है। वहीं आतंकवादी गतिविधियों पर यदि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन देखें तो ये अधिनियम आतंकवादी गतिविधियों में अनुसूची में सूचीबद्ध संधियों के दायरे में किए गए कृत्य को संदर्भित करती है। अनुसूची में आतंकवादी बमबारी का दमन करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और बंधक को लेने के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सहित 9 संधियों को सूचीबद्ध किया गया है। वहीं नए संशोधन के मुताबिक सूची में एक और संधि को शामिल किया गया है जिसमें परमाणु आतंकवाद के कार्यों का दमन करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय 2005 को भी शामिल कर लिया गया है।
इसके अलावा एनआईए द्वारा संपत्ति जब्त करने की स्वीकृति के बारे में 1967 के अधिनियम में ऐसा कहा गया है कि ऐसी संपत्तियां जो आतंकवाद से संबंधित हो सकती हैं, उन्हें जब्त करने के लिए जांच अधिकारी को पुलिस महानिदेशक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जबकि नए संशोधन के मुताबिक यदि जांच एनआईए के एक अधिकारी द्वारा की जाती है तो ऐसी स्थिति में एनआईए के महानिदेशक के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। 1968 के एक्ट के मुताबिक जांच अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी हो सकते हैं, जबकि नए संशोधन के मुताबिक एनआईए के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों को अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई। मंत्रिमंडल ने बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इससे बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से 74% तक बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आपको बता दें कि बजट 2021-22 में रक्षोपायों के साथ विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति सहित निवेश की सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया था। प्रस्तावित नई संरचना के तहत बोर्ड में शामिल अधिकांश निदेशक और प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय ही होंगे। निवेश सीमा में वृद्धि का महत्व है क्योंकि इससे बीमा क्षेत्र में पूंजी की उपलब्धता और प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। इसके अलावा बीमा कंपनियों को वहनीय कीमतों पर उत्पादकों की व्यापक श्रेणी प्रस्तुत करने की अनुमति देने से बीमा पैठ में वृद्धि होगी। एस्टर एक्स ये अंतरिक्ष में फ्रांस का प्रथम सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के हमले से उसके उपग्रहों और अन्य रक्षा उपकरणों की सुरक्षा करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। फ्रांस ने इस एस्टर एक्स अभ्यास का नाम अपने प्रथम उपग्रह एस्टर एक्स के नाम पर रखा है, जिसे वर्ष 1965 में कक्षा में स्थापित किया गया था। नवगठित अमेरिकी अंतरिक्ष बल और जर्मनी अंतरिक्ष एजेंसियां भी इस फ्रांसीसी अभ्यास में भाग ले रही हैं। दस्तलिक 2 ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आईएनएस करंज हाल ही में भारतीय नौसेना की तीसरी स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस करंज को नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है जिसे प्रोजेक्ट 75 कार्यक्रम के तहत फ्रांस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से मझगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है। प्रोजेक्ट 75 कार्यक्रम के तहत निर्मित की जा रही अन्य पनडुब्बियां हैं आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस वागीर, आईएनएस वेला और आईएनएस वागशीर, जो कि निर्माणाधीन है। स्कॉर्पियन पनडुब्बियां कई प्रकार के मिशनों का संचालन कर सकती हैं। ये सभी परिस्थितियों में कार्य करने के लिए डिजाइन की गई हैं। तवी नदी फ्रेंड्स ऑफ रिवर तवी आंदोलन के हिस्से के रूप में स्थानीय लोग इस नदी की सफाई के लिए प्रयासरत हैं। ये जम्मू में 7 लाख से अधिक लोगों के लिए पेयजल का स्रोत है। तवी नदी का उद्गम जम्मू के भद्रवाह में स्थित कैलाश कुंड हिमनद से होता है। ये नदी डोडा और ऊधमपुर जिलों से प्रवाहित होकर चेनाब नदी में विलीन हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा ये पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रदान किया गया है। ICAR को ये पुरस्कार स्वस्थ मृदा के महत्व के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए इसकी प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया। ICAR कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया स्वायत्त निकाय है। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत है। ये पुरस्कार वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थानों को मान्यता प्रदान करता है जो सफल और प्रभावशाली विश्व मृदा दिवस समारोह आयोजित करके मृदा के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। ये थाईलैंड द्वारा प्रायोजित पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के नाम पर रखा गया है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। सालदा झील पृथ्वी के सुदूरवर्ती क्षेत्रों पर प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज में संलग्न वैज्ञानिकों द्वारा सालदा झील से एकत्र किए गए आंकड़ों का इस संदर्भ में उपयोग किया जा रहा है।
साल्दा झील एक मध्यम आकार की क्रेटर झील है। ये तुर्की के दक्षिण पश्चिम में बुर्दुर प्रांत में स्थित है। इस झील में मैग्नीशियम आयनों की अत्यधिक उच्च सांद्रता पाई जाती है और ये झील अत्यधिक क्षारीय भी है। फ्रेंच पॉलिनेशिया। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस द्वारा प्रशांत महासागर में किए गए परमाणु परीक्षणों से फ्रेंच पॉलिनेशिया में 1,10,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। फ्रेंच पॉलिनेशिया फ्रांस का एक विदेशी क्षेत्र है जो दक्षिणी प्रशांत में स्थित है। फ्रेंच पॉलिनेशिया 100 से अधिक द्वीपों और एटॉल से बना है। यहाँ के ताहिती द्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।